हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं लास्ट कमेंट को देखी हूँ जिसमें आप लोगों की डिमांड है कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस और इसके अलावा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताऊँ। तो उसके पहले मुझे आप लोगों को इंटेलिजेंस से के रिगार्डिंग बताना होगा। तो आज हम लोग इंटेलिजेंस को ही पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि परेशान नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो, जो भी है बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। ठीक है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, रीट के एग्ज़ाम के लिए, या इसके अलावा अदर स्टेट के जो टीजीटी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बीएड में बीएससी बीएड, बीए बीएड, या स्पेशली बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो कंटिन्यू देखना और लास्ट तक देखना, और जो भी आपको समझ में नहीं है उसके लिए कमेंट्स करना। अगर आपको पसंद आ रहा है तब भी आप लाइक एंड कमेंट्स करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है। तो स्टूडेंट्स, बुद्धि जैसे कि हम लोग डेली रूटीन में आम बोलचाल की भाषा में जाने, तो जो भी हम बातें करते हैं, जो भी कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो किस प्रकार से अपने आप को हम एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर हमारा जो रहन सहन का तरीका है, वो सब मिला करके एक रूप लेता है जिसको कि हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि की अदर मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने परिभाषाएं दी हैं, उसके अनुसार हम जानेंगे बुद्धि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बुद्धि नई परिस्थिति में समायोजन करने की क्षमता है। ठीक है, ये बताया है विलियम स्टर्न ने, बर्ट ने, रॉस ने और वेल्स ने। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है इस संदर्भ में विलियम स्टर्न की कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा है नई स्थिति में समायोजित होने की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, यानी नई सिचुएशन में एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, वो अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट कर रहा है, उसकी वो जो क्वालिटी है वही बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन बर्ट के अनुसार है। इन्होंने कहा है बुद्धि लचीले समायोजन की योग्यता है। लचीले समायोजन की योग्यता इन द सेंस कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, उसमें अपने आप को कहीं पर किस प्रकार से हम समायोजित कर रहे हैं उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, हम अगर अभी इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे रहन सहन का तरीका और समायोजन का तरीका अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, लोग अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, तो उसके अनुसार हम वैसा ही करते हैं बिहेव। लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो वो हमारी कोशिश है ना, जो वो क्वालिटी है, वही इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन आती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार, थोड़ी सी लॉन्ग डेफिनेशन है इसलिए आराम से पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़िएगा इसको। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि का अर्थ प्रतिभा का प्रयोग करना है, या किसी स्थिति पर काबू पाने या किसी कार्य को करने के लिए बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग करना है। इसका मतलब कि वुडवर्थ ने कहा है कि जो हमारे अंदर की क्वालिटीज़, प्रतिभाएं हैं, उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही हम किसी स्थिति में अपने आप को कितना कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो जो हमारी इस प्रकार की योग्यताएं होती हैं वही हमारा क्या कहलाती हैं, इंटेलिजेंस या बुद्धि कहलाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रॉस की। रॉस के अनुसार नई स्थिति में सचेत सामंजस्य ही बुद्धि है। नई स्थिति में सचेत सामंजस्य, यानी इन्होंने भी वही कहा है कि कोई न्यू सिचुएशन है, उसमें हम किस प्रकार से अपने आप को सामंजस्य बनाए रखते हैं, वही हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, एंड लास्ट डेफिनेशन आती है वेल्स। वेल्स के अनुसार बुद्धि नई परिस्थिति में बेहतर काम करने के लिए अपने व्यवहार प्रतिमान को पुनर्गठित करने का गुण होता है। ठीक है, यानी बुद्धि जो है वो किसी नए सिचुएशन में कितने बेहतर तरीके से हम अपने व्यवहार को करते हैं, उसकी जो एक क्वालिटी होती है वही हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसमें भी कई लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं, कई साइकोलॉजिस्ट ने, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है टर्मन की। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
ठीक है। जब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो सापेक्ष रूप में हो, एक प्रत्यक्ष रूप में हो, और हम अगर उसके बारे में कुछ थिंकिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उसकी जो योग्यता होती है वही इंटेलिजेंस कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन आती है स्पेयरमैन की। इनके अनुसार भी सापेक्षिक चिंतन ही बुद्धि है। यानी जो हम अभी बताया था कि जो भी हम बिना प्रत्यक्ष रूप से सामने रखे हुए हम उसके बारे में अगर कोई चिंतन, कोई थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारी बुद्धि कहलाती है। जैसे कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसका अभी तक कोई रूप प्रतिरूप नहीं है, ठीक है, और उसको हम एक नया रूप दे रहे हैं, तो उसकी योग्यता भी बुद्धि। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा काम कर रही है, तो इन सब में जो उपयोग हो रहा है ना, वो पूरी तरीके से इंटेलिजेंस ही उपयोग हो रहा है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं कि हम बुद्धि को तर्क के रूप में, और साथ ही साथ हम उसको बिना सामने रखे, बिना देखे भी हम उसके बारे में कुछ नया चिंतन करते हैं और उसको हम बना करके सामने रख देते हैं, तो वही हमारी इंटेलिजेंस है। थर्ड डेफिनेशन आती है बर्ड के अनुसार बुद्धि अच्छे निर्णय, अच्छी समझ तथा अच्छा तर्क देने की योग्यता है। इसमें 3 पॉइंट्स को रखा गया है, जिसमें अच्छा निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है अच्छी समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड थर्ड है तर्क। जो हम लॉजिकली जो हम तर्क रखते हैं, बात रखते हैं अपनी, वो कितनी ज़्यादा तार्किक है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार की बातों को उपयोग करते हैं तभी वो व्यक्ति इंटेलिजेंट कहलाता है, ठीक है। एंड लास्ट डेफिनेशन आती है इसमें बीने के अनुसार अच्छा चिंतन, अच्छा निर्णय तथा आत्म आलोचना की योग्यता ही बुद्धि है। और आत्म आलोचना यानी स्वयं के बारे में भी हम उस चीज़ के बारे में समझ करके, और उसमें हम क्रिटिसिज्म, अपने आप को भी हम क्रिटिसाइज करें कि हम कहाँ पर सही हैं, कहाँ गलत है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा दूसरों को ही क्रिटिसाइज करें। जैसे प्रेजेंट टाइम पर ऑलमोस्ट देखने में मिलता है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अनुसार ही हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही मिला करके बुद्धि का रूप होती हैं। अब थर्ड पॉइंट में आता है, जो क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट होता है, वो एक्सपीरियंसेस को बुद्धि मानते हैं। यानी जो हमारे अनुभव है उसी को हम बुद्धि मानकर चलते हैं। इसमें भी डेफिनेशंस हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की। इसमें पहली डेफिनेशन आती है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने कहा है बुद्धि पिछले अनुभवों के उपयोगी प्रयोग की योग्यता है। यानी जो लास्ट हमारा एक्सपीरियंस है वो कितना हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारे पूर्व के जो प्रीवियस नॉलेज हैं या प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं उसका उपयोग करके नए एक्सपीरियंसेस को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसकी योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन आती है डियर बर्न की। डियर बर्न के अनुसार यह अनुभव द्वारा सीखने या लाभ प्राप्त करने की योग्यता है। अनुभव द्वारा सीखने यानी हम जो भी काम कर रहे हैं कितना हम उसको, उस अनुभव को उपयोग में ला रहे हैं और कितना उससे हम फ्रूटफुली कोई चीज़ नया उपयोगी बना रहे हैं, उसकी योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। एंड थर्ड डेफिनेशन आती है बकिंघम की। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वही बुद्धि कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद में आती है, एक मिनट, नेक्स्ट डेफिनेशन है वेस्लर की। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति की वह सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा यह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और वातावरण में प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करता है। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में वेस्लर की डेफिनेशन आती है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वेस्लर की डेफिनेशन को ही अगर आप याद करके आगे कंटिन्यू करते हो तब भी आप एक डेफिनेशन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जिसमें कि कहा गया है सार्वभौमिक योग्यता यानी एक यूनिवर्सल एबिलिटी है, जो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे रहेगी दूसरी जगह पे ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हर जगह पे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाए उपयोग में आती है, ठीक है, उसकी योग्यता है। दूसरा है जिसके द्वारा यह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। हम कोई पर्पसफुल जो वर्क करते हैं जिसमें हमारा कुछ पर्पस होता है, कोई एम होता है, वही हम
बुद्धि कहलाती है। और तीसरी, जिसके पहले भी डिस्कशन हुआ है, तर्कपूर्ण चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करते हैं तो वह योग्यता भी हमारी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ डेफिनेशंस थी जिसके अनुसार ये कहा गया कि बुद्धि क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं बुद्धि की व्याख्या, यानी इसके तत्व क्या क्या है या व्याख्या कैसी है, इसमें क्या कैसे हम इंटेलिजेंस को अलग अलग रूपों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें पहला आता है डिस्क्रिप्शन, तत्व यानी एट्रीब्यूट्स। क्या क्या है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स में? पहला, ये इन एट्रीब्यूट्स को थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें पहला आता है स्तर या लेवल, यानी हम किस प्रकार से कितने हाई क्वालिटी के वर्क कर रहे हैं, कितने डिफ़िकल्ट वर्क कर रहे हैं, वही हमारे इंटेलिजेंस को दिखाती दर्शाती है। कोई व्यक्ति अगर हर काम को करने के लिए आगे बढ़ता है और कितना ज़्यादा वो कठिन डिफ़िकल्ट वाले वर्क को चूज़ करता है, वही उसके इंटेलिजेंस को दर्शाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें रेंज क्या है, विस्तार क्या है, यानी यह इस बात से संबंध रखता है कि एक ही प्रकार के कितने कठिन कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम एक जैसे कार्य हैं और वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल, हाई लेवल ऑफ द डिफ़िकल्टी इन द वर्क जो वो देखा जा रहा है, जो वो कर रहा है व्यक्ति, वही उसके इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट्स में होता है। थर्ड पॉइंट आता है एरिया, यानी कौन कौन से एरियाज इसमें उपयोग होते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसमें सबसे ज़्यादा इसका संबंध उन स्थितियों की कुल संख्या से है जिनमें व्यक्ति को प्रतिक्रिया करनी होती है, यानी किसी कार्य को करते समय वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है और कौन कौन से एरियाज को, क्षेत्रों में वो उस कार्य को कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर जितने एरियाज में वो काम करेगा, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का क्या है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है। ठीक है, तो एरियाज के अकॉर्डिंग भी इंटेलिजेंस को देखा जाता है। फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्पीड या गति। स्पीड क्या होती है? इसमें होता है कि इसका संबंध इस बात से है कि हम किसी स्थिति में कितनी तेजी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, कितनी तेजी के साथ प्रतिक्रिया यानी कितनी जल्दी हम उसका आंसर देते हैं। ठीक है, वो भी हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स, लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड्स हैं। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस जब क्वेश्चन आता है, यानी बुद्धि की क्या व्याख्या है या क्या विशेषता है, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कशन करेंगे काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के प्रकार। ठीक है, इनको भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। पहली आती है इसमें कौन सी बुद्धि? पहली आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त चिंतन या अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें जिसको कि हम शब्दों, अंकों या सूत्रों के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करते हैं। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इसका उपयोग अमूर्त चिंतन का मैथ्स में होता है या साइंस में, फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें हम न्यूमेरिकल वर्क कर रहे हैं या हम उसमें वर्ड्स को उपयोग कर रहे हैं, एसोसिएट करके चल रहे हैं चीज़ों को, उसके सिंबॉलिक रूप को देख रहे हैं, तो वो हमारी अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये पहला प्रकार है इंटेलिजेंस का। दूसरा प्रकार है इसमें मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यानी यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? जिसमें हम जो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं यंत्रों के, मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, मशीन के द्वारा हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस ऐसे व्यक्ति होते हैं। एंड थर्ड आता है सामाजिक बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस इन द सेंस कि हम किस प्रकार से लोगों के बीच में रह करके अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी थिंकिंग कर रहे हैं या अपने कन्वर्सेशन को किस प्रकार से हम रख रहे हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है? सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो गए। अब हम नेक्स्ट इसकी बातें करेंगे बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं बुद्धि की? पहली विशेषता इसमें आती है प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में बुद्धि एक जैसी है, अगर इसका आईक्यू लेवल एक जैसा है तो दोनों उतना ही खाली सोचेंगे। नहीं, आईक्यू लेवल एक जैसे होने पर भी दोनों अलग अलग रूप में सोच सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आती है, पहले बताया था बुद्धि जन्मजात होती है।
इसे जन्म के साथ ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको एक्वायर करें, बल्कि ये बाय बर्थ ही हमें नेचर के थ्रू मिलती है। तीसरी विशेषता आती है, बुद्धि व्यक्ति को कठिन समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, कितनी डिफ़िकल्टी वाले वर्क को हम कर रहे हैं और कितना अच्छा उसका सलूशन निकाल दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वंश का बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी हम कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे जीन्स हैं एक से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो हम किस प्रकार से, हमारा वंश कैसा है, वो हमारी या आने वाले जनरेशन की बुद्धि को निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक है, तथा जातीय विभिन्नताएं भी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। इसमें एटमॉस्फेयर को भी देख सकते हैं, इकोनॉमिकली भी देख सकते हैं, कल्चरल, और साथ ही साथ इसमें हम जो हमारे जातीय भिन्नताएं हैं वो भी बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, विशेषताएं थी, या डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस था। तो इसको एक बार आप लोग देखना, पढ़ना। मैं आपको इसको कंटिन्यू नोट्स भी दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो नोट करके मैं दे रही हूँ ऊपर, आप लोग उसको नोट कर लो एक बार, जिससे कि आपका नोट्स प्रिपेयर हो सके पूरा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम दोबारा मिलेंगे कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि क्या क्या इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब चैनल और इसको कंटिन्यू करना। ओके, टिल देन बाय बाय।